हेलो एवरीवन। हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि एसएमपी पेपर को कैसे तैयार किया जाए और आज इस वीडियो में हम आपको निमोनिक्स के बारे में बताएंगे कि थ्योरी पार्ट्स को रिवाइज करने का क्या सही स्ट्रेटजी है, कैसे निमोनिक्स हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास टोटल 27 निमोनिक्स है। सो हम इस निमोनिक्स को चैप्टर वाइज अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं, जिसके वजह से आपको आसानी होगा समझने में कि कौन सा निमोनिक किस चैप्टर से है। तो हम एक एक करके सभी चैप्टर्स के जितने निमोनिक हो उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहला चैप्टर हमारा आता है, तो इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट चैप्टर में हमने कुछ निमोनिक्स बनाया है। तो हम पढ़ते हैं कि लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, उसका क्या लिमिटेशन होता है। तो इसका एक निमोनिक कोड है लायर्स। लायर्स का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं LLIER और S, लायर्स। L का मतलब लिमिटेड फोकस एंड रिव्यू एंड इम्प्रोवाइजेशन। I का मतलब इग्नोर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज कंपटीशन, मार्केट एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। E का मतलब एक्सेसिव फोकस एंड कॉस्ट रिडक्शंस। R का मतलब रिएक्टिव अप्रोच एंड R का मतलब रिलाई ऑन अकाउंटिंग डेटा। नेक्स्ट S का मतलब शॉर्ट टर्म आउटलुक। सो अगर हमें एग्जाम में याद रहे कि लायर्स का अगर कुछ भी पॉइंट याद रहता है, तो अगर एग्जैक्ट आप पॉइंट लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल स्टडी कॉस्ट मैनेजमेंट, या आप किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि पुराने में क्या प्रॉब्लम था, हम नया स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं उसमें क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ नया स्ट्रेटजी है। तो आप ये लिमिटेशन कहीं भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जो दूसरा निमोनिक है वो स्टेजेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। तो हमारे बुक्स में है कि 4 स्टेज होता है: स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल एंड मॉनिटर। सो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे समझने का कि इसको कैसे याद किया जाए। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड मॉनिटर। सो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि स्ट्रेटजी बनाओ, स्ट्रेटजी बनाओ, स्ट्रेटजी बताओ, स्ट्रेटजी करवाओ और सुधरवाओ। सो यहाँ पे हमारा 4 निमोनिक ये है कि बनाओ, बताओ, करवाओ, सुधरवाओ। अगर हमें एक क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द 4 स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं: बनाओ, बताओ, करवाओ और सुधरवाओ। तो इससे हमारा ये चीज याद रहेंगे। तीसरा हमारा निमोनिक है कि हमने पढ़ा था कि 3 कंपोनेंट होते हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के, जिसमें पहला कंपोनेंट होता है कि स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस, दूसरा होता है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, तीसरा होता है वैल्यू चेन एनालिसिस। तो इसमें एक पार्टिकुलर पार्ट होता है स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस। इसका 2 पार्ट होता है: एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस एंड इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस। तो एक्सटर्नल में एक पार्ट है पेस्टल। पेस्टल एक हमारा निमोनिक है, पेस्टल एक हमारे निमोनिक है। ये पेस्टल निमोनिक है जिसमें फुल फॉर्म क्या है: पी का मतलब पॉलिटिकल, ई का मतलब इकोनॉमिक, एस का मतलब सोशल और टी का मतलब टेक्नोलॉजिकल और फिर ई का मतलब इन्वायरमेंटल और एल का मतलब लीगल। तो ये पेस्टल से हम याद रहेगा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जब हम एनालिसिस करेंगे तो पेस्टल वाले कुछ पॉइंट हम वहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट निमोनिक जो हमारा 4 नंबर में है वो वैल्यू शॉप मॉडल में। इस मॉडल में निमोनिक क्या है कि बेसिकली ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जिसको सर्विस वैल्यू चेन भी बोलते हैं। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि इसके याद करने के लिए हम एयरटेल का जो कस्टमर केयर सेंटर होता है, एयरटेल का जो स्टोर होता है, उसको विजुलाइज करने का कोशिश करेंगे। उसमें हम क्या काम करते हैं, एयरटेल स्टोर में हम जाते हैं, प्रोडक्ट खरीदने नहीं जाते हैं। वहाँ पे हमें स्टोर का काम होता है कि प्रॉब्लम को समझना, हम अपना कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं। तो उसका क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहला प्रोसेस होता है कस्टमर का प्रॉब्लम सुनना, दूसरा प्रोसेस होता है कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तीसरा प्रोसेस होता है कि उसके पास बहुत सारा मेथड होगा प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए, तो कौन सा मेथड वो बेस्ट सुटेबल होगा वो वहाँ बता सकता है, और उसका फाइनल मकसद होता है कि कस्टमर का जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना। सो ये 4 बेसिकली हमारा निमोनिक है याद करने का एक तरीका है, जिसको हम याद करने का कोशिश करेंगे। सो आपको जब भी वैल्यू शॉप मॉडल के बारे में क्वेश्चन आए या सर्विस वैल्यू चेन के बारे में क्वेश्चन आए, तो आपको ये विजुलाइज करना है कि एक एयरटेल का स्टोर है, एयरटेल के स्टोर के अंदर में हमें क्या करना होता है। तो अब इसको हम लिंक कैसे करेंगे? तो जैसा कि हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है वो पहले के ही तरह होता है, नॉर्मल वाले की तरह,
बट ये जो सेकेंड पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, प्राइमरी एक्टिविटी जिसको बोलते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस का। तो प्राइमरी एक्टिविटी में फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड एक्विजिशन, मतलब कस्टमर का प्रॉब्लम सुनना। दूसरा का मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। थर्ड का मतलब चूजिंग अमॉन्ग सॉल्यूशंस, इसका मतलब चूजिंग बेस्ट मेथड ऑफ सॉल्यूशन, बेस्ट मेथड ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे चूज करेंगे जो यहाँ थर्ड से रिलेटेड है। और फोर्थ है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मतलब कि कस्टमर के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। एंड कंट्रोल एंड फीडबैक, मतलब फीडबैक देते हैं कि जब हम एयरटेल स्टोर में जाते हैं तो हमारे पास एक मेल भी आता है कि आप आज विजिट किए थे, कैसा रहा फीडबैक आपका। सो बेसिकली आप इसको विजुलाइज करके एग्जाम के हॉल में रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे एक कोई भी सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कंपटीटिव एडवांटेज करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला कि आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को फॉलो करें, दूसरा कॉस्ट लीडरशिप को फॉलो करें। तो इसमें हमारा एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को औरों से अलग कैसे रख सकते हैं। तो इसका कोड है क्विस्प, यह है क्विस्प हमारा कोड। क्विस्प का मतलब, क्यू का मतलब सुपीरियर क्वालिटी, आई का मतलब इनोवेशन, एस का मतलब सर्विस, सर्विस का मतलब कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, कितना अच्छा आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कितना कस्टमर का आप जल्दी से रिस्पॉन्स करते हैं, और पी का मतलब प्रीमियम प्राइस फॉर प्रीमियम क्वालिटी। तो ये हमारा कोड था QYSP, जिसे हम इजिली याद कर सकते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के लिए। अब नेक्स्ट हमारा निमोनिक है 6 नंबर में, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। इसमें मिशन के बारे में हम बेसिकली समझेंगे कि मिशन क्या होता है कि स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज रीजन टू बी इट। तो इट सीक्स आंसर द क्वेश्चन व्हाई डज द कंपनी एग्जिस्ट। सो यहाँ पे हमें क्या चीज आंसर करना है, ये 4 चीजें आंसर करना। व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर्ड, व्हाट इज द प्राइमरी मार्केट, व्हाट इज द प्राइमरी मार्केट ऑफ ऑफरिंग, व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर टारगेट, कंपनी किस तरह के कस्टमर को टारगेट कर रहा है, और व्हाट इज द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द मार्केट। तो अब ये 4 चीज को याद करने का तरीका कैसे है, क्या बेचोगे, किस मार्केट में बेचोगे, किसको बेचोगे, कहाँ जाके बेचोगे। तो ये 4 चीजें हमें याद करने का तरीका है जिसे हम इजिली याद कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर का हमने सारे निमोनिक देख लिए। अब दूसरे चैप्टर का निमोनिक हम देखने का कोशिश करते हैं, जिसमें पहला है PAF मॉडल। PAF मॉडल का मतलब होता है प्रिवेंशन, अप्रेजल एंड फेल्योर मॉडल। फेल्योर मतलब इंटरनल फेल्योर एंड एक्सटर्नल फेल्योर। सो PAF मॉडल का इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। इसमें पहला स्टेप होता है हमारा कि गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ फेल्योर्स। दूसरा स्टेप होता है अप्लाई सम अजम्पशंस एंड क्वांटिफाई द लॉस। थर्ड स्टेप होता है क्लासिफाई डाटा इनटू 4 4 का मतलब प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेल्योर, ठीक है। और फोर्थ में का मतलब होता है अलोकेट रिसोर्सेज टू इम्प्रूव वीक एरिया, एंड फिफ्थ का मतलब होता है कंटिन्यूअस बेसिस एंड इवेल्युएट परफॉर्मेंस। सो बेसिकली यहाँ पे हमें ये समझना है कि इसको हम याद कैसे करें। ये 4 स्टेप तो हो गया, अब इस 4 स्टेप को हम याद कैसे करें। तो इसका याद करने का बहुत सारा आसान तरीका है, जिसमें पहला तरीका ये है कि हम ये सबसे पहले हिंदी में इसको समझ लेते हैं कि अभी कितना फेल्योर है, ठीक है। उसके बाद क्वांटिफाई करो, 4 हेड में बांटो, वीक एरिया को ठीक करो और कंटिन्यूअसली करते रहो। मतलब कोई भी अगर हमारे अंदर कमी होता है, कोई भी कमी, चाहे वो हमारा पर्सनल किसी सब्जेक्ट में कमी हो या किसी भी प्रैक्टिकल लाइफ में कमी हो, तो हम उसको कैसे करते हैं कि अभी कितना दिक्कत है, मतलब अभी कितना फेल्योर है। आपको एग्जाम हॉल में जाना है तो सीधा सोचना है कि कोई प्रॉब्लम को ठीक करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी कितना फेल्योर है, तो वो हमें करना है। उसके बाद उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्या कितना क्वांटिटी में उसको हम बता सकते हैं। उसके बाद उसको यहाँ पे हम 4 हेड में बांटेंगे कि वो कौन कौन सा हेड है, प्रिवेंशन है, अप्रेजल है, इंटरनल फेल्योर, एक्सटर्नल फेल्योर है, और उसका वीक एरिया जो है उसको ठीक करना है, और ये कंटिन्यूअसली करते रहना है। तो इस तरह से आप इसको रिकॉल कर सकते हैं, और ये आपका मेन टर्म्स है जिसको आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है डेमिंग। डेमिंग का 14 पॉइंट्स मेथोडोलॉजी ऑफ क्वालिटी। डेमिंग का 14 पॉइंट्स है। अब हमको डेमिंग का 14 पॉइंट्स कैसे याद रखना है, इसका कोड है DEMING, इसके नाम में ही कोड है। D मतलब 3D, सब 3 है, D3, E3, M3, I3 और NG। NG 3 नहीं है, बस डेमिंग। अब आपको ये कैसे याद रखना है, देखिए D का मतलब होगा ड्राइव आउट फियर ऑफ क्वालिटी फ्रॉम वर्कर, ड्राइव आउट फियर ऑफ क्वालिटी फ्रॉम वर्कर।
दूसरे डी का मतलब है डिपेंडेंसी ऑन इंस्पेक्शन टू अचीव क्वालिटी शुड बी एंडेड। थर्ड का मतलब है ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट। तो ये 3D का मतलब 3D आ गया। पहला में ड्राइव आउट फियर, दूसरा में डिपेंडेंसी ऑन इंस्पेक्शन टू अचीव क्वालिटी शुड बी एंडेड, थर्ड हो जाएगा ब्रेक डाउन बैरियर बिटवीन डिपार्टमेंट्स। सो अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे ट्रिपल ई। ट्रिपल ई का मतलब क्या? एलिमिनेट स्लोगन्स टारगेट, एलिमिनेट न्यूमेरिकल कोटाज, एलिमिनेट एनुअल रेटिंग एंड मेरिट सिस्टम। सो हम यहाँ तीनों पॉइंट में एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं। एलिमिनेट स्लोगन को हटाना है, टारगेट हटाना है, न्यूमेरिकल कोटा को नहीं रखना है, उससे प्रेशर बढ़ता है, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। एलिमिनेट एनुअल रेटिंग सिस्टम, तो ये ट्रिपल ई का मतलब एलिमिनेट करने का बात हो रहा है। नेक्स्ट ट्रिपल एम का मतलब क्या है? एम का मतलब मिनिमाइज टोटल कॉस्ट बाय वर्किंग विद सिंगल सप्लायर, मिनिमाइज टोटल कॉस्ट बाय वर्किंग विद सिंगल सप्लायर। दूसरा का एम का मतलब मूव टुवर्ड्स ट्रेनिंग ऑन द जॉब, आपको जॉब के साथ साथ ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसके तरफ अब आगे बढ़िए। मूव टुवर्ड्स पुट एवरीबॉडी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स आपको सोलो में नहीं चलना है, सभी को लेकर के चलिए, सभी को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ऐसे लेकर के चलिए। तो ट्रिपल एम का मतलब मिनिमाइज टोटल कॉस्ट, मूव टुवर्ड्स ट्रेनिंग ऑन द जॉब, मूव टुवर्ड्स पुट एवरीबॉडी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रिपल एम का मतलब हो गया। अब ट्रिपल आई का मतलब क्या हो गया? ट्रिपल आई का मतलब इम्प्रूव एवरी प्रोसेस, इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर पर्पस, इंस्टीट्यूट लीडरशिप प्रोग्राम। इंस्टीट्यूट लीडरशिप प्रोग्राम का मतलब आपको लीडरशिप प्रोग्राम चलाते रहना है। सो बेसिकली यहाँ पे अलग अलग तरीका है जहाँ हम इसको याद कर सकते हैं। तो हमने पहले बताया ट्रिपल डी, ट्रिपल ई, ट्रिपल एम, ट्रिपल आई। तो ये तीन ट्रिपल के वजह से हम याद कर सकते हैं। उसके बाद है एन। एन का मतलब हुआ कि न्यू फिलोसफी अडॉप्टेड, और जी का मतलब हुआ विगोरस प्रोग्राम फॉर एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे विगोरस में यहाँ पे जी है, तो यहाँ पे जी है, तो वी में विगोरस में जी है, तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जी मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम डेमिंग का जो 14 प्रिंसिपल है वो याद कर सकते हैं। देखिए, अगर इसमें कुछ भी प्रिंसिपल आप 100% याद करना पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल अगर इसको निमोनिक यूज करने से अगर आपको कुछ भी एग्जैक्टली पॉइंट याद रहता है तो उसके लिए एग्जाम में नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट डेमिंग में भी एक PDCA साइकिल होता है जिसको बोलते हैं प्लान डू चेक एक्ट। सो इसको कैसे याद करेंगे? इसको ऐसे याद करेंगे, प्लान बनाओ, प्लान इम्प्लीमेंट करो, उसको चेक करो और ठीक करो, उसको चेक करो और ठीक करो। सो ये हम इजीली इसको याद कर सकते हैं, प्लान बनाओ, इम्प्लीमेंट करो, चेक करो और ठीक करो। सो डेमिंग ने PDCA साइकिल बनाया था जिसको प्लान डू चेक एक्ट भी बोलते हैं, तो आप इसे इजीली इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल। सो बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल के अंदर में हमारे पास EFQM एक्सीलेंस मॉडल है और एक बाल्डिस क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस एक्सीलेंस है। सो हम EFQM मॉडल की बात करेंगे यहाँ पे, यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके अंदर 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है फंडामेंटल कंसेप्ट, दूसरा कंपोनेंट है 9 क्राइटेरिया फ्रेमवर्क, और तीसरा है RADAR। तो हम यहाँ 9 क्राइटेरिया फ्रेमवर्क की बात अभी करेंगे। 9 क्राइटेरिया फ्रेमवर्क करने का बाद इसमें क्या है कि 9 क्यों, तो 5 इनेबलर्स है और 4 रिजल्ट्स है। 5 इनेबल्स और 4 रिजल्ट। 5 इनेबलर क्या क्या है, ये 5 यहाँ पे देखेंगे आप, 5 इनेबलर्स है। 5 इनेबलर्स में क्या क्या है? लीडरशिप, पीपल, स्ट्रेटजी, पार्टनरशिप एंड रिसोर्सेज, एंड यहाँ पे है प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये 5 इनेबलर है। और 4 रिजल्ट का मतलब क्या है कि पीपल रिजल्ट, कस्टमर रिजल्ट, सोसाइटी रिजल्ट एंड बिजनेस रिजल्ट। यहाँ पे आप देखेंगे रिजल्ट है 4 रिजल्ट, पीपल रिजल्ट, कस्टमर रिजल्ट, सोसाइटी रिजल्ट और बिजनेस रिजल्ट। तो बेसिकली इसको इनेबलर और रिजल्ट क्यों कहा जाता है? इनेबलर का मतलब होता है व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन डज, एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है करने का, और रिजल्ट का मतलब होता है कि व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन अचीव, ऑर्गेनाइजेशन काम करने के बाद क्या अचीव करता है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, ये हमने एक निमोनिक बनाया है याद करने के लिए। सो ये निमोनिक है यहाँ पे, यूरोप के लीडर पीपल को मैनेज करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो उनका प्रोडक्ट सर्विस अच्छा हो जाता है और उससे उनको रिजल्ट क्या मिलता है? पीपल रिजल्ट। पीपल रिजल्ट करने का मतलब हुआ कि उनको कस्टमर, पीपल का अच्छा सेटिस्फैक्शन होता है। कस्टमर रिजल्ट का मतलब कस्टमर ग्रोथ बढ़ जाता है। और सोसाइटी रिजल्ट करने का मतलब कि प्रोडक्ट जब इम्प्रूव होता है तो सोसाइटी में इमेज अच्छा हो जाता है। फिर पैसा आता है, पैसा का मतलब बिजनेस और फाइनेंशियल रिजल्ट।
सो बेसिकली हम यहाँ कैसे समझेंगे, यूरोप के लीडर, यूरोप का मतलब हो गया कि यूरोप का यहाँ मतलब हो गया यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट से। लीडर का मतलब हो गया लीडरशिप, ये लीडरशिप हो गया यहाँ लीडर का मतलब। यूरोप के लीडर पीपल, एसडीजी और पार्टनर पीपल को मैनेज करते हैं, तो यहाँ पे ये पीपल आपका हो गया, पीपल को मैनेज करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं और पार्टनरशिप करते हैं, तो उनका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अच्छा हो जाता है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अच्छा हो जाता है, तो उससे पीपल का रिजल्ट और कस्टमर का रिजल्ट और सोसाइटी का रिजल्ट मिलता है और फिर पैसा आता है। कस्टमर का रिजल्ट, सोसाइटी का रिजल्ट, पीपल का रिजल्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं जिससे आपको एग्जाम हॉल में याद रहेगा। बाकी का निमोनिक नहीं है, बस इसी का निमोनिक है यहाँ पे, तो आप इसको यहाँ याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं बाल्ड्रेज क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस एक्सेलेंस। अब यहाँ पे क्या है कि याद करने का कोशिश करेंगे तो बहुत बार याद नहीं हो पाता है, तो इसके लिए नेम में ही निमोनिक मैंने बनाने का कोशिश किया है। बाल्ड्रेज का मतलब हो गया, आपको बाल्ड्रेज से ही इसका पॉइंट याद आएगा। बी का मतलब बिजनेस रिजल्ट, ए का मतलब एनालिसिस ऑफ मेजरमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट, एल का मतलब लीडरशिप, डी का मतलब डिटेल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, आर का मतलब रियल फोकस ऑन कस्टमर एंड मार्केट, आई का मतलब इंस्टेंट वर्क ऑन प्रोसेस मैनेजमेंट, जी का मतलब नॉलेज, यहाँ नॉलेज में जी है तो इससे जी बन गया, ई का मतलब इम्प्लॉय एंड वर्कफोर्स। तो बेसिकली बाल्ड्रेज के अंदर ही उसका निमोनिक बन गया। एग्जैक्टली याद करना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल अगर आप इसमें से 4-5 पॉइंट भी याद कर पाते हैं, एग्जाम में रिकॉल कर पाते हैं, तो उसमें आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हमने कोशिश किया है कि पोर्टर का जो प्राइमरी एक्टिविटी है उससे लिंक करने का। पोर्टर का प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस। तो इसी से हम लिंक कर सकते हैं, ये पोर्टर हो गया, और इसी से ये लिंक है एससीएम एक्टिविटीज। एससीएम एक्टिविटीज कैसे लिंक कर सकते हैं, सबसे पहले प्रोडक्शन प्लानिंग और रॉ मटेरियल परचेज, ये इनबाउंड लॉजिस्टिक में आता है। तो अगर मेरे क्वेश्चन आया कि एससीएम एक्टिविटीज को आपको बताना है, तो आप सीधा कुछ नहीं करना है, पोर्टर का जो प्राइमरी एक्टिविटी है उसको याद रखना है और पहला स्टेप उसका जानना है कि क्या होता है। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक होता है, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर में हम क्या करते हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे भी वही काम है, प्रोडक्शन का प्लानिंग करते हैं कि कितना प्रोडक्शन करना है, कितना उसके लिए मटेरियल चाहिए, और उसके साथ साथ में हम यहाँ पे कितना परचेज करना है ये भी डिसाइड करते हैं। तो इससे लिंक कर सकते हैं। ऑपरेशन से लिंक क्या करना है, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन, और आउटबाउंड लॉजिस्टिक से डिस्ट्रीब्यूशन। आउटबाउंड लॉजिस्टिक में जब माल बन जाता है उसके बाद बाहर बेचने के लिए भेजते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज होता है, तो यहाँ पे भी सेम चीज डिस्ट्रीब्यूशन है। मार्केटिंग एंड सेल्स का मतलब हुआ फोरकास्टिंग, डिमांड को फोरकास्ट करना का मतलब मार्केटिंग, और सर्विसेज का मतलब हुआ कस्टमर सर्विसेज, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है। तो बेसिकली पोर्टर का प्राइमरी एक्टिविटी से हम एससीएम एक्टिविटीज को याद करने का कोशिश कर सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे चैप्टर में, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। इस चैप्टर के निमोनिक्स अब देखेंगे। सबसे पहला निमोनिक है वेस्ट, 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट। 7 टाइप ऑफ वेस्ट को याद करने का तरीका है टीमवुड। टीमवुड का मतलब हो गया, टी का मतलब हो गया ट्रांसपोर्टेशन, आई का मतलब हो गया इन्वेंट्री, एम का मतलब हो गया मोशन, डब्ल्यू का मतलब हो गया आपका वेटिंग, ओ का मतलब हो गया ओवर प्रोडक्शन, और फिर नेक्स्ट ओ का मतलब हो गया ओवर प्रोसेसिंग, और डी का मतलब हो गया डिफेक्ट, रिवर्क फ्रॉम डिफेक्ट। तो बेसिकली ऐसे हम याद कर सकते हैं कि टीम वुड अगर हमें याद रहे एग्जाम हॉल में, तो इसमें से बहुत सारा हमें वेस्ट का नाम याद रहेगा कि कौन सा वेस्ट का नाम 7 टाइप ऑफ वेस्ट में आता है, तो हम इजिली इसको रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5S। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ये सभी जगह यूज होता है, चाहे हमारा घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे वेयर हाउस हो, किसी भी जगह इसको यूज करते हैं। तो इसको याद करने का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट हमें ये जापानीज टर्म याद करना है, सीरी, सीटो, सीसो, सिकेत्सु, एसित्सुक, या फिर आप ये याद कर सकते हैं सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। आप दोनों में से कोई एक टर्म याद कर सकते हैं, या तो जैपनीज याद कर लीजिए
ये शीर्षक वाला या सस्टेन जो वर्ड है वो याद कर सकते हैं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको कैसे हम याद करें इन केस इसके अंदर का कंटेंट भी याद हो जाए, ऐसा कोई तरीका है? तो बेसिकली आप एक रूम में है, अपना कमरा समझ लीजिए। स्टूडेंट लाइफ में, बैचलर लाइफ में बहुत ही बेकार होता है कमरा। जैसे एंटर करते हैं तो सब चीज़ बिखरा हुआ होता है, सब चीज़ इधर उधर होता है। तो उसको कैसे ठीक किया जाए, तो उसको सबसे पहले सीक्वेंस में जाएंगे। सबसे पहले क्या सीक्वेंस है कि काम का चीज़ रखो और बिना काम का चीज़ हटा दो। इसका मतलब हुआ कि सॉर्ट एंड रिमूव अननेसेसरी आइटम्स, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अरेंज करो काम की चीज़ को। इसका मतलब क्या हुआ, अरेंज ऑल नेसेसरी आइटम। उसके बाद फिर सफाई रखो। उसके बाद जब आपने एक प्रैक्टिस फॉलो कर लिया कि हमको सब चीज़ ठीक रखना है, तो उसको बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करो। मतलब जो सामान जहाँ से उठाओ उसको वही वापस से रख दिया करो। तो ये आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, बेस्ट प्रैक्टिस। तो ये हो गया स्टैंडर्डाइज द बेस्ट प्रैक्टिस। और बिना कहे हुए ये ड्यूटी डेली करो। तो इसका मतलब हुआ डू विदाउट बीइंग टोल्ड, परफॉर्म रेगुलर ऑडिट, ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन। और लोग को भी ट्रेन कर सकते हैं इसके लिए। तो आप इसके अंदर के कंटेंट इस चीज़ से याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि हमें 8 पिलर्स होते हैं वो याद करने। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के 8 पिलर जो है, ये सारे पिलर्स बने हुए हैं, तो ये हमें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जनरली क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो इसको मैंने कैसे याद करने की कोशिश किया कि इसके पीछे एक बैकग्राउंड का कहानी आपको मैं बता दूं। तो यहाँ पे मैंने इसको वर्टिकल कर लिया है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे याद करेंगे। 8 पिलर्स ऑफ टीपीएम है ये। तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड ये है कि जब हम लोग आर्टिकलशिप में गए, जब मैं आर्टिकलशिप में गया था, तो उसमें ट्रेनिंग के टाइम में तो एक ऑटोनोमस बॉडी का मैंने ऑडिट किया था। तो ऑटोनोमस बॉडी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता था वो। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर था, तो ऑफिस का टाइमिंग 5 बजे तक था। वहाँ के एम्प्लॉय जल्दी निकल जाते थे, तो हम लोग भी जल्दी निकल जाते थे। क्वालिटी उतना बढ़िया से मेंटेन नहीं किए क्योंकि फर्स्ट रफ आर्टिकलशिप था, उतना ज़्यादा आइडिया था नहीं। और फिर जब सर रिव्यू के लिए बुलाए तो उन्होंने बहुत झाड़ लगाया, क्लास लगा दिया कि तुम लोग पहले निकल जाते हो, ढंग से काम नहीं करते हो, तो इम्प्रूवमेंट पे अपना ध्यान दो, प्लानिंग ठीक करो उसको। फिर वो गुस्सा हो गए, फिर उन्होंने मुझे वहाँ से किसी दूसरे प्राइवेट क्लाइंट पे जेसीबी पे भेज दिया, जो जेसीबी का मशीन बनाती है। सो इसको याद कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसका क्या है मेन पॉइंट्स। तो ऑफिस टीपीएम पहला है, दूसरा है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, थर्ड है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, एंड फोर्थ है अर्ली मैनेजमेंट, फिफ्थ है क्वालिटी मेंटेनेंस, सिक्स है फोकस इंप्रूवमेंट, उसके बाद प्लान मेंटेनेंस, उसके बाद सेफ्टी एंड हेल्थ। सो इसको कैसे याद करेंगे। ऑफिस में गए थे ट्रेनिंग के समय, ऑटोनोमस बॉडी का ऑडिट करते थे, अर्ली निकल जाते थे, उसके बाद क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते थे, सर ने इम्प्रूवमेंट पे फोकस करने को कहा, आपका प्लानिंग सही नहीं है, और आप जेसीबी जाइए। जेसीबी में बेसिकली जीरो डिफेक्ट जीरो एक्सीडेंट का पॉलिसी था, तो वहाँ से मुझे जेसीबी याद हो गया। तो ये चीज़ें थी याद करने के लिए। आप इसको अपने किसी और प्रैक्टिकल सिनारियो से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपने आर्टिकलशिप से कनेक्ट करने की कोशिश किया। तो ये क्वेश्चन अगर मुझे एग्जाम में आएगा तो मैं कैसे याद करूँगा कि सीधा अपने आर्टिकलशिप का जो वो पॉइंट जिससे मैंने कनेक्ट किया है उसको वहाँ से रिकॉल करने की कोशिश करूँगा, तो मुझे बहुत सारे पॉइंट याद आ जाएंगे। जैसे अर्ली मैनेजमेंट याद आ जाएगा, क्वालिटी मेंटेनेंस आ जाएगा, फोकस इंप्रूवमेंट आ जाएगा, और एजुकेशन ट्रेनिंग आ जाएगा, ऑटोनोमस मेंटेनेंस याद आ सकता है। तो इस तरह से आप सीक्वेंस में जाएंगे तो याद आ सकता है। तो मैंने अपना कहानी बताया, आप भी अपना कहानी इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्स सिग्मा, छठी आंख। बेसिकली इसमें तो ऑलरेडी दिया हुआ है डिमाइक और डिमैट भी। डिमाइक का मतलब डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल, और इसका मतलब डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन और वेरीफाई। ये प्रोडक्ट को ठीक करने के लिए होता है, और इसमें नया प्रोडक्ट बेचना होता है। ये पुराना प्रोडक्ट को ठीक करने के लिए होता है। तो बेसिकली क्वेश्चन के स्टडी में ये आता है कि व्हाट आर द सुटेबल सर्कमस्टांसेस फॉर DMIAC एंड व्हाट आर द सुटेबल सर्कमस्टांसेस फॉर DMADV। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस दोनों में एक चीज डिफरेंस है जो मैंने कोशिश किया हाईलाइट करने का। देखिए डिफरेंस क्या है, कंपिटिटर्स एक्शन, कस्टमर बिहेवियर और टेक्नोलॉजी, ये टर्म तीनों दोनों में सेम है। यहाँ पे स्टेबल होता है, ठीक है,
और यहाँ क्या होता है, कंपटीटर्स परफॉर्मेंस, कस्टमर बिहेवियर और टेक्नोलॉजी यहाँ पे चेंजिंग होता है, मतलब डायनेमिक होता है। तो इसका कोड क्या है, CCT। CCT, यह C, यह C और यह T। तो इसका मतलब ये हुआ कि छठी आँख किसको बोलेंगे, CCTV को बोलेंगे। तो CCTV एक हमारा से सिक्स सेंस है, 6 आई है। तो CCTV से आपको C से मतलब कंप्यूटर एक्शन, C का मतलब कस्टमर बिहेवियर और T का मतलब टेक्नोलॉजी याद रह सकता है। तो आप इसे ये दोनों याद कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेबल होता है और यहाँ पे चेंज होते रहता है। अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरे निमोनिक पे, जिसमें है क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स यूटिलाइज बाय सिक्स सिग्मा। क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स यूटिलाइज बाय सिक्स सिग्मा, इसमें बहुत सारा टूल्स होता है, जैसे कंट्रोल चार्ट है, हिस्टोग्राम है, परेटो डायग्राम है, प्रोसेस मैपिंग है, रूट कॉज एनालिसिस है, स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल है, ट्री डायग्राम है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है। सो बेसिकली इसमें बहुत सारा टूल्स है। तो हम अगर एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन आए तो कैसे याद करेंगे, जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स यूटिलाइज बाय सिक्स सिग्मा, सिक्स सिग्मा के लिए कौन कौन सा क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स यूटिलाइज करते हैं। तो इसको हमने याद करने का एक ट्रिक ये बनाया था कि बागबान मूवी आपने देखा होगा। तो मूवी जब लास्ट खत्म होता है तो उसमें अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो पेड़ की जड़ की तरह होते हैं, अगर जड़ को उखाड़ के फेंक दिया जाए तो कितना भी बड़ा पेड़ वो धराशायी होकर गिर जाता है। मतलब आजकल के बच्चे पेरेंट्स को एज ए सीढ़ी यूज करते हैं, फिर उनको फेंक देते हैं। तो बेसिकली उस डायलॉग का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें से 4-5 पॉइंट कवर हो जाता है कि हिज पेरेंट्स आर लाइक रूट ऑफ ट्री। रूट ऑफ ट्री मतलब पेड़ की जड़ के तरह है उसके पेरेंट्स। तो हिज से हिस्टोग्राम, पी का मतलब पेरेंट्स, पेरेंट्स से परेटो डायग्राम, और रूट का मतलब रूट कॉज एनालिसिस, और ट्री का मतलब ट्री डायग्राम। तो इसमें से 4 चीज तो याद हो सकता है इजीली, बाकी आप और भी इसमें निमोनिक बना सकते हैं, बट इसमें 4 भी याद हो जाए वो भी बहुत है। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज ऑफ बीपीआर। तो इसको मैंने कैसे याद किया था, बीपीआर में पीआर है, बीपीआर में खुद पीआर है। तो ये पीआर अगर आपको याद है तो ये सब पी और आर ही है, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, प्रोसेस रीअसेंबली पीआर है इसमें, प्रोसेस रेशनलाइजेशन, इसमें भी पीआर है, प्रोसेस रीडिजाइन इसमें भी पीआर है। तो ये पीआर अगर आपको याद रहे तो ये आप स्टेप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ बीपीआर। प्रिंसिपल ऑफ बीपीआर को कैसे याद करें, तो इसमें बेसिकली 7 प्रिंसिपल है, ये मैंने यहाँ पे समरी लिखने का कोशिश किया है। अब इस 7 प्रिंसिपल को कैसे याद करें, तो बेसिकली क्या हुआ कि एक इसके पीछे, एक निमोनिक के पीछे एक कहानी है कि बहुत लोग ऑफिस में ट्रीट मांग रहे थे कि भाई मुझे ट्रीट दो, तुमने पास करके मुझे ट्रीट दो। तो बहुत हाफाजन मैनर में था। तो मान लीजिए सर है वहाँ पे, वो सर बोल रहे हैं कि जिसको जिसको ट्रीट चाहिए वो एक ऑर्गेनाइज मैनर में लाइन में खड़े हो जाए, ठीक है, तभी ट्रीट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, किसी को ट्रीट नहीं मिलेगा, फिर हम भगा देंगे सबको। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि दोज हु नीड ट्रीट, जिसको ट्रीट चाहिए, वो सिट इन ऑर्गेनाइज मैनर में बैठ जाए एंड पुट देमसेल्फ इन पैरेलल लाइन में अपने आप को लगा ले। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, पहला है ऑर्गेनाइज, तो ऑर्गेनाइज हो गया। दोज हु नीड से दोज हु नीड द रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस परफॉर्म द प्रोसेस, ये हो गया। उसके बाद यहाँ ट्रीट जोग्राफिकली डिस्पर्स रिसोर्सेज एज दाउ दे वर सेंट्रलाइज। सो आप यहाँ से ट्रीट ले सकते हैं। लाइन पैरेलल एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग देयर रिजल्ट्स, आप यहाँ से लाइन पैरेलल ले सकते हैं। पुट यहाँ से यूज कर सकते हैं, पुट द डिसीजन पॉइंट वेयर द वर्क इज परफॉर्म। कैप्चर इन्फॉर्मेशन का कोई नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ये हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर 7 में से 5-6 भी आपको 4-5 भी याद हो गया तो ठीक है, बाकी याद कर पाए तो और अच्छा है, बट इसे एटलीस्ट 4-5 तो याद हो ही गया। ऑर्गेनाइज पहला, दूसरा दोज हु नीड, तीसरा ट्रीट, चौथा लाइन पैरेलली, ये पुट भी आ जाएगा। तो ये 4-5 हमको यहाँ से याद हो सकता है। उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक पे। कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक में सबसे पहला है टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग का 6 प्रिंसिपल होता है, तो टारगेट में ही इसका कोड है TARGET, टारगेट। टारगेट का कोड क्या है
टी का मतलब टीम वर्क शुड बी डेवलप एंड यूज्ड, मतलब आपको टीम वर्क करना है, उसको डेवलप करना है और यूज करना है। ए का मतलब अटेंशन टू ऑल स्टेजेज ऑफ द वैल्यू चेन, सभी वैल्यू चेन के स्टेज पे आपको अटेंशन देना है। आर का मतलब रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कॉस्ट को रिड्यूस करना है। जी का मतलब ग्राहक, फोकस ऑन कस्टमर, जी का मतलब ग्राहक, तो जी में ग्राहक में जी है तो यहाँ से याद हो सकता है। फोकस ऑन वैल्यू इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइन स्टेज, ई का मतलब इंजीनियरिंग है, वैल्यू इंजीनियरिंग यहाँ से याद हो सकता है। टी का मतलब टारगेट सेलिंग प्राइस लीडरशिप, मतलब आपको टारगेट सेलिंग प्राइस का लीडरशिप करना है। तो आप इसमें से कुछ कुछ याद कर सकते हैं टारगेट, बहुत सारा चीज़ें इसमें याद नहीं हो सकता है, बट स्टिल अगर आप 3-4 पॉइंट भी याद कर पाए तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, रैदर देन कि हम जनरल पॉइंट लिखें। उसके बाद एक है ये बीसीजी मैट्रिक्स को कनेक्ट करना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से, एक छोटा सा पार्ट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से आप बीसीजी मैट्रिक्स को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो बीसीजी मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मार्केट ग्रोथ होता है, मार्केट ग्रोथ और इसका हाई और लो होता है, और उसके बाद यहाँ होता है मार्केट शेयर, मार्केट शेयर, और ये मार्केट शेयर हाई और लो होता है। तो अगर मार्केट ग्रोथ लो हो और मार्केट शेयर भी लो हो तो ये डिक्लाइन फेज है जिसको डॉग भी बोलते हैं, और मार्केट ग्रोथ लो हो बट मार्केट शेयर हाई हो तो ये ग्रोथ फेज होता है। और मार्केट ये हाई और लो का कॉम्बिनेशन में ये अलग अलग 4 कैटेगरी बेसिकली बनता है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, आपको याद करने का तरीका है कि सबसे पहले इधर मार्केट ग्रोथ लिख ले जी, और मार्केट शेयर लिख ले एस, और हाई लो लिख ले और 4 बॉक्स बना ले, ये 4 बॉक्स। अगर ये आप डायग्राम एग्जाम हॉल में बनाते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इसको कैसे लिखेंगे, डी का मतलब डॉग, डिक्लाइन, डॉग कुत्ते के ऊपर बिल्ली है, इसको वाइल्ड कैट भी बोलते हैं, वाइल्ड कैट। तो बिल्ली है, बिल्ली का स्टार, स्टार का मतलब राशि होता है, स्टार राशि सही चल रहा है तो उसको कैश काउ, कैश काउ का मतलब दूध पिलाओ। तो इसको कैसे करेंगे, डॉग कुत्ते के ऊपर बिल्ली है, बिल्ली का स्टार सही चल रहा है तो उसको दूध पिलाओ। तो इससे हम ये 4 चीज़ याद लिख सकते हैं, जब 4 चीज़ लिखेंगे तो बाकी हाई लो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो आप ये कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आप इसको समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइसिंग डिसीजन से, प्राइसिंग डिसीजन से बेसिकली प्राइस सेंसिटिविटी एक टॉपिक है, इसके अंदर है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंस्टिट्यूट प्राइस सेंसिटिविटी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, लास्ट एग्जाम में दिसंबर 2021 में, ये मैंने लिखा था, मुझे याद था। इसका कोड है यूएसडी सेटशिप, यूएसडी सेटशिप। बेसिकली सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि चेंज होते रहना, कंटिन्यूसली चेंज होते रहना, और यूएसडी का मतलब है डॉलर, डॉलर कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। तो सेंसिटिविटी से आपको यूएसडी याद आ जाएगा, और यूएसडी के बाद आप सेटशिप याद रख सकते हैं। ये भी मैंने कहीं यूट्यूब से ही देखा था, बट मैं सबको कंपाइल कर रहा हूँ। तो यू का मतलब यहाँ पे देखिए यूनिक वैल्यू इफेक्ट, एस का मतलब सब्सटीट्यूट अवेयरनेस इफेक्ट, डी का मतलब डिफिकल्ट कंपैरिजन इफेक्ट, टी का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर इफेक्ट, ई का मतलब एंड बेनिफिट इफेक्ट, एस का मतलब शेयर्ड कॉस्ट इफेक्ट, फिर नेक्स्ट एस का मतलब संक इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इफेक्ट, और फिर पी का मतलब प्राइस क्वालिटी इफेक्ट, और नेक्स्ट आई का मतलब इन्वेंट्री इफेक्ट। इन सबको डिटेल में कंसेप्चुअलिटी समझाने के लिए आप बुक्स में रेफर कर सकते हैं, उतना सफिशिएंट टाइम नहीं, इसलिए मैं आपको बस कोड बता रहा हूँ। तो आप इसे यूएसडी सेटशिप से प्राइस सेंसिटिविटी का फैक्टर्स याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन चैप्टर। तो इसका सबसे पहला निमोनिक है डिसएडवांटेज ऑफ यूज ऑफ परफॉर्मेंस मेजर। परफॉर्मेंस मेजर यूज करने का क्या डिसएडवांटेज है, इसमें 7-8 पॉइंट है। इसको कैसे याद करने का कोशिश करते हैं कि एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि आप गेम खेल रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं, और ठंड का समय है, गेम खेल रहे, गाड़ी चला रहे, बहुत सारा ओस गिरा हुआ है। तो यहाँ देखिए मैंने लिखने की कोशिश किया कि गाड़ी चलाते टाइम गेम खेल रहा था, और ओस के वजह से, ओस का मतलब जो ठंडा के समय में गिरता है, कुहासा भी बोलते हैं जिसे, सब धुंधला था, फिर गाड़ी टनल में घुसा दिया। तो बेसिकली गेम खेल रहा था, वो दिमाग से उतर गया, गाड़ी कैसे घुमाना है, या बैलेंस गड़बड़ा गया, गाड़ी टनल में घुस गया, वहाँ एक्सीडेंट हो गया। तो आप एक सिचुएशन याद करेंगे तो इससे 4-5 पॉइंट याद आ जाएगा। सबसे पहला गेम, तो यहाँ देखेंगे गेमिंग है एक, गेमिंग। दूसरा है ओस, ओस से ओसिफिकेशन है यहाँ पे, ओसिफिकेशन। तीसरा है सब धुंधला दिख रहा था, सब का मतलब सब ऑप्टिमाइजेशन। और टनल का मतलब हो गया, ये रहा टनल विजन, टनल विजन, टनल विजन। इसका मतलब अगर आपके पास 4-5 पॉइंट भी याद हो गया
तो ठीक है, आप इसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं, बट इससे 4-5 पॉइंट याद हो सकता है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस पिरामिड। परफॉर्मेंस पिरामिड एक परफॉर्मेंस इवोल्यूशन का मॉडल है जो फोकस करता है कस्टमर के और शेयर होल्डर के ऊपर। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसका बेसिकली 2 पार्ट है, एक बोलते हैं एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस और दूसरा इंटरनल एफिशिएंसी। तो एक हम ट्रायंगल यहाँ पे बनाएंगे, एक ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, सीधा कुछ नहीं करना है, एक ट्रायंगल बनाना है जैसे यहाँ बना हुआ है, और इसको 2 पार्ट में कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि क्वालिटी गुड्स और टाइमली डिलीवरी। अगर आपका गुड्स क्वालिटी वाला है और टाइमली डिलीवर करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे होगा कि आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन सेकेंड लेवल है। जब कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, उससे आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा। तो ये नेक्स्ट लेवल है। तो कैसे याद करेंगे कि क्वालिटी गुड्स दो, टाइम डिलीवरी करो तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा तो आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा। और यहाँ पे देखिए इंटरनल एफिशिएंसी का मतलब जो कंपनी के अंदर ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात हो रही है, प्रोडक्ट बनाने के लेकर के हो रही है। तो साइकिल टाइम रिड्यूस करो और वेस्ट को रिड्यूस करो। रिड्यूस साइकिल टाइम एंड रिड्यूस वेस्ट। साइकिल टाइम मीन्स एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना समय लगता है उसको कम से कम करे, सेटअप टाइम रिड्यूस करे, या और भी प्रोसेसिंग जो भी वेस्ट की तरह यूज हो रहा है उसको कम करे। और वेस्ट यहाँ पे कम करे तो इससे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, तो फाइनेंशियली बेनिफिट होगा आपको। तो बेसिकली इसको हम कैसे याद करेंगे, सीधा एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 2 पार्ट यहाँ पे और 2 पार्ट यहाँ पे। यहाँ पे लिखेंगे कि क्वालिटी गुड्स दो और टाइमली डिलीवरी दो, तो उससे हमको क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा, और उससे क्या होगा, फिर उससे होगा मार्केट शेयर बढ़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ करेंगे रिड्यूस साइकिल टाइम, और उससे वेस्ट रिड्यूस करो। यहाँ पे जब वेस्ट रिड्यूस होगा तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, कॉस्ट कम होगा तो फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। और ये कॉर्पोरेट विजन होना चाहिए। यहाँ पे एक आंख बना सकते हैं, तो अगर आप एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल अभी परफॉर्मेंस इवोल्यूशन का एक मॉडल है, तो इसको भी याद करना, इसका जो अंदर डायमेंशन है, जो ये सब पार्ट है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पार्ट है, इसको याद कैसे करें, तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल याद करने के लिए आप एक सर्विस इंडस्ट्री ले सकते हैं। मैंने सीए फॉर्म लिया था कि ये देखिए मैंने लिखा, सीए फॉर्म में स्टैंडर्ड सेट किया, फिर रिवार्ड कैसे मिलेगा ये बताया, फिर क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन और रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इसका मतलब क्वालिटी किसका अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी किसका ठीक है, इनोवेशन किसके काम में है, और रिसोर्स यूटिलाइजेशन कौन बढ़िया से किया है, ये डिटरमाइन करके जो हम रिजल्ट निकालेंगे उसके हिसाब से अपने आर्टिकल को पैसे देंगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पैसे देंगे, और कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस का मतलब उसको और भी कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस देंगे, जैसे कोई बढ़िया क्लाइंट दे सकते हैं या फिर कुछ और भी चीज़ दे सकते हैं उसको। तो बेसिकली यहाँ पे याद करने का तरीका है कि एक सीए फॉर्म है जिसने स्टैंडर्ड सेट किया अपने आर्टिकल्स के लिए, कि आपको स्टैंडर्ड में क्या है कि इक्वलिटी होगा स्टैंडर्ड, ऑनरशिप का मतलब हर कोई अपने काम का ऑनरशिप लेगा, अचीवेबल होना चाहिए वो स्टैंडर्ड, ठीक है। और इक्वलिटी मतलब सबके लिए बराबर स्टैंडर्ड फिक्स होगा, और रिवार्ड दिया जाएगा। रिवार्ड कैसे मिलेगा ये बताएगा। रिवार्ड जो है वो जो स्टैंडर्ड है वो मोटिवेट करे आर्टिकल को, उसको पता होना चाहिए किस तरह का क्लैरिटी ऑफ वर्क है, और कंट्रोलेबिलिटी होना चाहिए कि मतलब वो जो काम है उसके कंट्रोल में होना चाहिए, कंट्रोल होगा तभी तो कर पाएगा। और डिटरमाइन कैसे करेगा, परफॉर्मेंस को डिटरमाइन कैसे करेगा कि आर्टिकल का क्वालिटी हो काम का, वो फ्लेक्सिबल हो, लेट तक भी थोड़ा काम कर ले, ज़्यादा रिजिड नहीं हो कि 6 बजे भाग जाएंगे, इनोवेशन हो, थोड़ा अपना दिमाग भी लगा के कुछ अच्छे तरीके से भी कर सके, और प्रॉपर्ली रिसोर्स यूटिलाइज करे, तो उसको रिजल्ट में हम पैसे देंगे। हालांकि आर्टिकल को पैसे तो कुछ मिलते नहीं है, बट स्टिल मैंने यहाँ हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है कि पैसे देंगे और उसको कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस मिलेगा। तो इस तरह से आप किसी प्रैक्टिकल सिनेरियो से कनेक्ट कर सकते हैं। सीए फर्म मतलब सर्विस इंडस्ट्री, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल सर्विस इंडस्ट्री के लिए यूज होता है, तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस प्रिज्म। परफॉर्मेंस प्रिज्म का मतलब बेसिकली आपको एक प्रिज्म बनाना है। प्रिज्म कैसे बनाना है, एक ट्रायंगल बनाइए ऐसे, ठीक है,
अब ये ट्रायंगल बनाएंगे और नीचे भी एक ट्रायंगल बनाएंगे और इसको एक प्रिज्म का शेप दे देंगे। ठीक है, ऐसे आप एक प्रिज्म का शेप दे देंगे तो ये आपका एक प्रिज्म बन गया। अब ये प्रिज्म को कैसे याद करने का, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्टेक होल्डर है उसका सेटिस्फेक्शन सबसे ऊपर होता है। तो इस प्रिज्म का सतह से बेसिकली निमोनिक बना है। एक प्रिज्म है, इसको हमने जमीन पर रख दिया तो जो सबसे ऊपर है वो स्टेक होल्डर है, इसका सेटिस्फेक्शन सर्वोपरि है। स्टेक होल्डर का सेटिस्फेक्शन आपको रखना है। लेकिन एक चीज बताइए, अगर इसका सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा है तो इसको कंट्रीब्यूशन भी करना होगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन इसी के नीचे होगा। यहाँ पे स्टेक होल्डर का कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए स्टेक होल्डर का कंट्रीब्यूशन नीचे है। नीचे क्यों है? क्योंकि इसका सेटिस्फेक्शन सर्वोपरि है, तो आप इसको कंट्रीब्यूशन भी तो करना पड़ेगा, तभी तो कंपनी चलेगा। अब स्ट्रेटजी अंदर से होता है, किसी भी चीज का स्ट्रेटजी अंदर से होता है। आप बाहर जाकर के तोड़ फोड़ करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, आपको स्ट्रेटजी समझने के लिए उसके अंदर घुसना होगा। नेक्स्ट है कैपेबिलिटीज। अब इस प्रिज्म को तोड़ने के लिए कैपेबिलिटीज चाहिए। आप ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं कि गए उठा के फेंक दिया टूट गया, नहीं, आपको इसका एक प्रोसेस होगा तोड़ने के लिए। तो इसको एक कैपेबिलिटीज चाहिए तोड़ने के लिए और प्रोसेस है एक तोड़ने का। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इसमें कैसे 5 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट, स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन सबसे ऊपर है तो स्टेक होल्डर कंट्रीब्यूट भी करेगा सबसे नीचे। स्ट्रेटजी अंदर से होता है एक सतह को, और कैपेबिलिटीज चाहिए तोड़ने के लिए, और तोड़ने का एक प्रोसेस है, इस प्रिज्म को तोड़ने का एक प्रोसेस है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, और ये परफॉर्मेंस पेज ऑल स्टेक होल्डर के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेंच मार्किंग। बेंच मार्किंग के अंदर हम लोग एक छोटा सा पार्ट है कि कैसे बेंच मार्किंग कैसे यूज करेंगे। तो इसका एक पार्ट है ज्योग्राफिकल बाउंड्री और एक है ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री। तो इसको याद करने का तरीका है, ये ग्लोबल बेंच मार्किंग मतलब देश से बाहर, घर से बाहर और घर के अंदर। देश से बाहर का मतलब ग्लोबल बेंच मार्किंग, घर के अंदर का मतलब इंटरनल बेंच मार्किंग, और घर के बाहर का मतलब एक्सटर्नल बेंच मार्किंग। अब इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, इसमें और ज़्यादा कुछ निमोनिक नहीं है। ठीक है, मैंने बहुत फास्ट में क्योंकि आपका एग्जाम का समय है तो मैंने बहुत ही फास्ट में बहुत समराइज वे में कोशिश किया सारा निमोनिक समझाने का। अगर स्टिल आपको कोई क्वेरी है तो आप इसमें से किसी भी चीज़ से पूछ सकते हैं, बहुत सारा मीन्स है। थैंक यू।